हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, पीवाईक्यू डी कोड लैब में आपका स्वागत है और आज हम लोग करेंगे मार्केटिंग के जून 2023 के क्वेश्चंस। साथ ही साथ दिसंबर के भी क्वेश्चंस को कवर अप करते हुए चलेंगे। जैसा कि पता होगा, हमने सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम लोग जल्द ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी यूट्यूब पे पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। बिना किसी देरी के हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पीवाईक्यू डी कोड लैब का क्वेश्चन नंबर 135, जो कि कहता है, पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स टू ब्रांड देयर ऑफरिंग्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से वो कारण है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के लिए जो कि उनके जो भी वो ऑफर करते हैं उनको ब्रांड देना, मतलब उनकी एक वैल्यू डिफाइन करना, ये कह सकते हैं। जैसे कि ऑप्शंस लिख रखे हैं, हेल्प्स टू गॉज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, इनेबल्स प्रीमियम प्राइसिंग, कंट्रीब्यूट्स टू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, इन्फॉर्म अबाउट द सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डेवलप अ कस्टमर लॉयल्टी। ये सारे क्या है? रीजंस है, कारण है। किन के लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए और रिटेलर्स के लिए, जिसकी वजह से उनको अपने प्रोडक्ट की अच्छी ब्रांडिंग करनी होती है। उनकी प्रोडक्ट के लिए ब्रांड क्यों जरूरत है, आपको यहाँ पे बताना है। किन किन कारणों की वजह से जरूरत है वो बताना है हमें। तो ऑप्शंस है, तुमने देख लिया यहाँ पे, अब तुम्हें बताओ। तो अगर मैं बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड ई ओनली। अब ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, हेल्प्स टू गॉज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी होगी, ऑफरिंग इन द सेंस की प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट की, चाहे आप रिटेलर हो या मैन्युफैक्चरर, अगर आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को मन में लगेगा कि अच्छा, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो इसकी जो क्वालिटी होगी ये अच्छी होगी। साथ ही साथ आप प्रीमियम प्राइसिंग अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, एक अच्छा प्राइस चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आईफोन की बात करें तो नाम सुनते ही इस ब्रांड का आपके मन में क्या माइंड में आता है? प्रीमियम प्राइस, मतलब जो भी प्राइसेस चार्ज की जाएंगी वो ज्यादा होंगी, ये हम सोचते हैं। मतलब अगर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, अगर हम पैसे पे कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होगी। तीसरा, कंट्रीब्यूट्स टू द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम्स। अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक आइडेंटिटी बनेगा उस कॉर्पोरेट सोसाइटी में। उस जो आइडेंटिटी प्रोग्राम, बेसिकली उससे क्या मतलब है हमारा यहाँ पे, एक जो फर्म होती है उसका एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट है, इन्फॉर्म्स अबाउट द सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें ब्रांड की, तो ब्रांड ये नहीं बताता है हमें कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या सोर्स है, कहां से बना है। ठीक है। और लास्ट बात करें, डेवलप कस्टमर लॉयल्टी, तो ये भी सही आंसर है। ब्रांडिंग हमें एक कस्टमर लॉयल्टी बनाने में मदद करता है, कस्टमर को ट्रस्ट होता है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। एक मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा चलो, उससे पहले एक्सप्लेनेशन दे रखा है, चाहो तो देख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 136 की अगर हम लोग बात करें तो 136 पूछ रहा है, इनमें से कौन से डिसएडवांटेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान। बेसिकली तुम्हारे ये मार्केटिंग से भी रिलेटेड टॉपिक हो जाता है, प्लस मैनेजमेंट से भी रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहां पे बताना इनमें से कौन से डिसएडवांटेज हैं स्ट्रेट सेल्स कंपनसेशन प्लान के। ठीक है, तो उसके उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान होता क्या है। तो आते हैं सीधे अपने हम एक्सप्लेनेशन वाले फेज पे। देखो, अ स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान प्रोवाइड्स अ फिक्स सैलरी। क्या बोला गया यहां पे? ये एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा कंपनसेशन प्लान है जो कि आपको फिक्स सैलरी देगा बिना किसी कमीशन के। ठीक है, a straight salary compensation plan provides a fixed salary without a commission, leading to low motivation due to the lack of performance based incentives। तो हमने अब यहाँ पे देख लिया, देखो सेल्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन से यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं स्ट्रेट सैलरी कंपनसेशन प्लान के। अब मतलब तुमने समझ लिया, ये वैसा कंपनसेशन प्लान है जहां पे आपको एक सैलरी मिलती है बिना किसी कमीशन के। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? पहला, सेल्स वॉल्यूम इज एम्फेसाइज्ड ओवर प्रॉफिट। ठीक है, ये भी होता है, एडवांटेज में है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में ओवर स्टॉक द कस्टमर। अब डिसएडवांटेज देखो, लो मोटिवेशन इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कमीशन नहीं मिल रहा है।
डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन टॉप सेल परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल जा रही है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में फोकस ऑन प्रोडक्ट दैट रिक्वायर लीस्ट एफर्ट टू सेल। अब वो कोशिश करेगा कि वैसे प्रोडक्ट पे फोकस करे जो बहुत कम एफर्ट्स में उसके वो प्रोडक्ट बिक जाए, क्योंकि उसे फिक्स सैलरी तो मिलनी ही है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझते हुए चलना होगा। स्ट्रेट सैलरी का मतलब मुझे जहां तक लगता है तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अ प्राइस टारगेट बाय द फर्म एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट that would allow the firm to maximize the total profit at that price is called। अब बताओ, इस कंसेप्ट को हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक ऐसा प्रैक्टिस जहां पे फर्म के द्वारा एक टारगेट प्राइस सेट किया जाता है। क्या होता है, एक फर्म के द्वारा एक टारगेट प्राइस सेट की जाती है, उसके बाद फर्म क्या करती है, एक प्रोडक्ट डेवलप करती है, that would allow the firm to maximize total profit at that particular price। टारगेट प्राइस तुमने सेट कर दिया, अब उसके बाद तुमने प्रोडक्ट डेवलप किया। अब इससे क्या होगा कि फर्म जो है अपने टोटल प्रॉफिट को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस पे वो मैक्सिमाइज कर पाएगी। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इस कंसेप्ट को क्या नाम तुम दोगे? क्या प्रेस्टीज प्राइसिंग दोगे, प्राइस लाइनिंग बोलोगे, प्राइस मैचिंग, या फिर वैल्यू प्राइसिंग? कौन से कंसेप्ट यहाँ पे दर्शाया गया है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैल्यू प्राइसिंग। समझते हैं जरा। वैल्यू प्राइसिंग क्या है? यहां पे हम लोग प्राइस जो है वो सेट कर रहे हैं। प्राइस जो हमारा है वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन परसीव्ड कस्टमर वैल्यू एंड डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट टू डिलीवर दैट वैल्यू व्हाइल मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। यहां पे कस्टमर का क्या मानना है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर कितना वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वो पैसे खर्च कर रहा है तो वो कितना एक्सपेक्ट रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे यहां पे चीज होती है। तो इसका जो आंसर है वो वैल्यू प्राइसिंग, जहां पे बताया जाता है कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को लेकर अगर वो पैसे लगा रहा है तो वो कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब वैसे आप प्रोडक्ट डिलीवर करो जहां पे आपके प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज हो जाए और कस्टमर को वो वैल्यू भी मिल जाए। प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होता है? तो प्रेस्टीज प्राइसिंग में हम लोग हाई प्राइस चार्ज करते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए। प्राइस लाइनिंग क्या होता है? ऑफर्स अ प्रोडक्ट एट अ सेट प्राइस पॉइंट। एंड प्राइस मैचिंग क्या होता है? यहां पे आप अपने प्राइस को कंपटीटर के प्राइस से रखते हो। एक बार फिर से देख लो, प्रेस्टीज प्राइस, प्राइस लाइनिंग और प्राइस मैचिंग। प्रेस्टीज प्राइस फोकस करता है हाई प्राइस प्रोडक्ट्स पे, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। प्राइस लाइनिंग में हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड प्राइस पॉइंट्स होता है, ना कि प्रोडक्ट प्रॉफिट के लिए डिजाइन किया जाता है। और प्राइस मैचिंग में हम अपने प्राइस को कंपटीटर के प्राइस से मैच करते हैं और सेट करते हैं। और ये एक वैल्यू ड्रिवन डिजाइन नहीं है। वैल्यू प्रोडक्ट वैल्यू प्राइसिंग में ही होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 138 पे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 138 तुम्हारे सामने है। यहां पे तुमसे बोला जा रहा है कि अरेंज करिए की स्टेप्स इन डेवलपिंग अ परसेप्चुअल मैप टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ ब्रांड इन द मार्केट प्लेस। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, कोशिश करो 30 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर लो। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। अरेंज करिए की स्टेप्स को। किसके की स्टेप्स? वैसे स्टेप जो कि आपको लगेंगे इन डेवलपिंग ए परसेप्चुअल मैप टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ ब्रांड इन द मार्केट प्लेस। किसी पर्टिकुलर ब्रांड का पोजीशन आपको जानना है एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में, तो उसके लिए आपको एक परसेप्चुअल मैप डेवलप करना है। तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स चूज करने होंगे, किस सीक्वेंस में करने होंगे, वही आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। सबसे पहले आपको कंपिटिटिव ब्रांड, कंपीटिंग ब्रांड्स जो भी मार्केट में आपके कंपटीटर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या कह रहा है? कंडक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च वेयर कस्टमर स्कोर ईच ब्रांड ऑन ऑल की एट्रीब्यूट्स। तीसरा कह रहा है पुट ब्रांड ऑन 2 डायमेंशनल मैप्स। चौथा कहता है एग्रीगेट ऑल ब्रांड्स बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरीज। और पांचवा कह रहा है आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट कंज्यूमर यूज व्हेन चूजिंग द ब्रांड यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये अनअरेंज्ड है, आपको करना है इसे अरेंज्ड। तो अगर हम लोग बात करें अपने सही आंसर की, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
कहता क्या है ऑप्शन नंबर 2, समझते हैं जरा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि शुरुआत करिए आप डी से। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सारे ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सबको इकट्ठा करो। ये कर लिया तुमने। अब इसके बाद क्या करना है, उन ब्रांड्स में तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कौन कौन से कंपीटिंग ब्रांड है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल तुम एक प्रोडक्ट की बात, अगर मोबाइल इंडस्ट्री की हम लोग बात कर ले, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि उस पर्टिकुलर ब्रांड में, उस पर्टिकुलर ब्रांड में कितनी कैटेगरीज हैं। ठीक है, उस कैटेगरी से, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है तो मोबाइल क्या है, एक कैटेगरी है, कितने ब्रांड्स हैं, इसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद हमें यह देखना होगा कि उन ब्रांड्स में हमसे कौन कंपीट कर रहा है। ठीक है, तो पहला डी, दूसरा ए। अब इतना आपने कर लिया, अब आपको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि कंज्यूमर यूज करते हैं जब उन्हें कोई भी ब्रांड चूज करना होता है। मतलब किन किन बातों का ध्यान कंज्यूमर अपने दिमाग में रखता है वाइल चूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, उन एट्रीब्यूट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब आपने ये कर लिया, इसके बाद आप आ जाओ कंडक्ट अ क्वालिटेटिव रिसर्च, जहां पे कंज्यूमर स्कोर ईच ब्रांड ऑन कॉल की एट्रीब्यूट्स। आपने सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस पर रिसर्च कंडक्ट करो। और फाइनली आपको क्या करना है, जितने भी ब्रांड्स हैं उनको 2 डायमेंशनल मैप्स पे डाल दो। इससे पता चल जाएगा आपके किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का परसेप्चुअल मैप। अब बात अगर करें परसेप्चुअल मैप होता क्या है, तो परसेप्चुअल मैप पोजीशन क्या करता है, पोजीशन करता है ब्रांड्स को, जितने भी ब्रांड्स है ना, परसेप्चुअल मैप पोजीशंस ब्रांड बेस्ड ऑन कंज्यूमर परसेप्शन। कंज्यूमर के परसेप्शन के आधार पे परसेप्चुअल मैप जो है ब्रांड्स को पोजीशन कर देता है। तो हमें वही बताना है क्या तरीका है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे, जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सेलिंग। मॉडर्न सेलिंग के कौन कौन से नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हमें बताना है। पहला है डेटाबेस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, दूसरा है ब्रांड एक्सटेंशन, तीसरा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चौथा है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, और पांचवा आता है हमारा यहाँ पे सेटिस्फाइंग नीड एंड एडिंग वैल्यू। बताइए जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे जहां तक याद है कि कुछ सेशन पहले मैंने ट्रेडिशनल सेलिंग के बारे में डिस्कस करा था, तो आज अगर तुम देखोगे मॉडर्न सेलिंग की बात हो रही तो जस्ट उसके अपोजिट वाली चीजें होंगी यहाँ पे, और थोड़ी एडवांस्ड चीजें होंगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। अब ए सी कहता है कि अगर आप मॉडर्न सेलिंग कर रहे हो तो मॉडर्न सेलिंग किसके माध्यम से हो पाता है, डेटा के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर डेटा बेस मेंटेन करना होगा और आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। इतना आपने कर लिया। अब मॉडर्न सेलिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप कस्टमर से कैसा रिश्ता मेंटेन कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरे की बात करें, आपको उनके कस्टमर के नीड्स को क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, और उनको वैल्यू डिलीवर करना होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 ऐसे क्रूशियल एलिमेंट्स है किसके, मॉडर्न सेलिंग के। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब देख लो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मॉडर्न सेलिंग क्या करता है, इम्फेसाइज करता है डेटा ड्रिवन पे, कस्टमर फोकस्ड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, वो सारी चीज जो भी हमने डिस्कस की बस वही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, देखना जरा क्वेश्चन को ध्यान से। द मॉडल फॉर बजट और नो फ्रिल्स एयरलाइन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूएसए by Southwest Airlines in the 1970s. The premise of this budget airline was to get passenger to their destination for less with an adequate level of service. तो यहाँ पे बताना है हमें, competitive advantage बताना है बजट एयरलाइंस का, अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग। तुमने यहाँ पे सुना, यहाँ पे देखा कि एयरलाइंस है जो कि सबसे पहले यूएसए में डेवलप हुई। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 1970s में इसे डेवलप करा। और इस एयरलाइन का मेन प्रेमाइस क्या था, मेन कह सकते हो रोल या कह सकते हो होलसोल पर्पस क्या था, बजट एयरलाइंस मतलब पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, एक तो एडिक्वेट सर्विस के साथ, साथ ही साथ कम प्राइस में पहुंचाना। तो अब तुम्हें बताना है कंपिटिटिव एडवांटेज ऑफ बजट एयरलाइन अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग।
साउंड पोजीशनिंग, मेंटेनिंग लो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाइल इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग और एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। अब देखो लो कॉस्ट है तो जहां तक मुझे लगता है क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, चलो मैं तो बता ही दूंगा तुम्हें, तुम खुद सोच कर देखो क्या इसका आंसर होगा। पूरे एक छोटा सा केस स्टडी टाइप का है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्योंकि देखो अगर उसे कस्टमर को सर्विसेज भी अच्छी देनी है और प्राइसेस प्राइसेस भी कम लेनी है, तो जो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं उसमें जितना हो सके वो कटौती करेगी। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएंगे तो वो रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा पाएगी अपना और खुद को भी मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, साथ ही साथ एक बेटर सर्विस भी अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाएगी। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 141 की अगर बात करें तो मैच लिस्ट है यहाँ पे। 141 में देखोगे तो यहाँ पे बताया गया स्टेजेस ऑफ बायर सेलर रिलेशनशिप। ठीक है, और लिस्ट 2 उनका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया, कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है प्री रिलेशनशिप स्टेज, दूसरा अर्ली स्टेज, तीसरा डेवलपमेंट स्टेज, चौथा होता है लॉन्ग टर्म स्टेज। तो अब हमें यहाँ पे बताना है पहला, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या फिर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग कह लो, तो यहाँ पे तुम पढ़ोगे पॉलिटिकल सप्लाईज अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ चेंज एंड टू शिफ्ट रिस्क। ये किस स्टेज में होता है? दूसरा है शेयर्ड म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तीसरा कस्टमर कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ चेंज एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन द वैलिडिटी एंड पोटेंशियल सप्लाईज। और चौथा आता है रिडक्शन अनसर्टेनिटी एंड डिस्टेंस। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर सही उत्तर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा 3? मैच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्री रिलेशनशिप स्टेज की, जहां पे आप एक ऐसे स्टेज पे अभी आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है, तो प्री रिलेशनशिप में कस्टमर को क्या दिक्कत या फिर कहो तो क्या डर रहता है? उसको ये डर लगा रहता है रिस्क की दिक्कत हो सकती है कि वो चेंज करेंगे तो उसको अडॉप्ट करने में जो दिक्कतें आएंगी, प्लस वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की भी बात हो जाती है। तो ये हमारा प्री रिलेशनशिप स्टेज हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी अर्ली स्टेज की, तो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि पॉलिटिकल सप्लाईज अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ चेंज एंड शिफ्ट टू रिस्क। वो जो कस्टमर के मन में जो हमारे जो भी कस्टमर या कंज्यूमर्स हैं उनके मन में जो भी डर है रिस्क को लेकर, चेंज को लेकर, क्या कोशिश करती हैं यहाँ पे उसको रिड्यूस करने की और उस रिस्क को शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है? तीसरा आता है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है? रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी, अनसर्टेनिटी जो है और डिस्टेंस, ये चीज मैच होगा किससे? डेवलपमेंट स्टेज से। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म स्टेज की, तो लॉन्ग टर्म स्टेज में क्या होता है? एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है और हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अच्छा चलो, ये हमने एक बार और भी डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, एन अटैकिंग स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज that rewrite the rules of competition in the market and avoid direct conflict with a rival is known as। बताइए जरा, बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी लगाया गया है जरा सुनना जरा। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि आप नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज ला रहे हो दैट रीराइट द रूल्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। आप यहाँ पे कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि कन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसको हम लोग स्ट्रैटेजी को नाम देते हैं बाईपास। ठीक है, क्या नाम देते हैं? बाईपास स्ट्रैटेजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाईपास। अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज तुम देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया, सबसे पहले बाईपास स्ट्रैटेजी क्या होता है? नए प्रोडक्ट्स लाओ, टेक्नोलॉजीज लाओ और कंपटीशन को रीडिफाइन कर दो। फ्लैंकिंग की अगर बात करें तो फ्लैंकिंग में क्या होता है? आप कंपटीटर के वीकर मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हो। और इन सर्कलमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप कंपटीटर को सराउंड करते हो, घेर लेते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल ऑफरिंग्स। और गुरिल्ला की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल स्पोरेडिक और छोटे छोटे, मतलब एक कम ड्यूरेशन पे छोटे छोटे आप अटैक्स करते रहते हो अपने कंपटीटर्स पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुरिल्ला अटैक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 143। द फॉलोइंग आर द हॉलमार्क ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। एक अच्छी मार्केटिंग मिक्स के क्या निशानी हो सकते हैं वो आपको बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम देखोगे द मार्केट मिक्स मैच विद द कस्टमर नीड, मार्केटिंग मिक्स इंश्योर्स हाई प्रोबेबिलिटी,
बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसको एक बार रीड करो। और अगर मैं बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। हम लोग बात करेंगे किसके किसके बारे में, बी के बारे में बात करेंगे और ई के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों नहीं होगा ये ऑप्शन। बी कहता है मार्केटिंग मिक्स इंश्योर्स हाई प्रोबेबिलिटी। जी नहीं, मार्केटिंग मिक्स प्रिडिक्ट नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखो ई कह रहा है द मार्केटिंग मिक्स एडहेड टू द एथिकल प्रिंसिपल्स। नहीं, ये मार्केटिंग मिक्स नहीं, मार्केटिंग मिक्स तो आपके 4 पीस के बारे में बात करता है, ना कि एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं आएंगी इसके अंदर। चलो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना। अच्छा, सर्व्यूकल के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, तो मुझे जहां तक लगता है तुम इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर लोगे और इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है। बताना है तुम्हें यहाँ पे जितने भी सर्विस गैप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सर्विस गैप्स होते हैं, एक मिनट, जितने भी सर्विस गैप्स होते हैं एज पर सर्विकल अप्रोच इन द लॉजिकल सीक्वेंस, आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में इन सब चीजों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार रीड करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सबको देख लेना एक बार। अच्छा चलो मैं भी तुम्हें बता दूं, सर्व्यूकल मॉडल जो होता है ना, इन सारे सर्विस क्वालिटी गैप्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये सारी चीजें। वैसे पीवाईक्यूज की है तो पीवाईक्यूज में आए होंगे। देख लो, द सेल्स स्टेप इन विच अ सेल्स पर्सन लर्न्स एज मच एज पॉसिबल अबाउट अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बिफोर मेकिंग अ सेल्स कॉल इज नोन एज। जहां पे एक ऐसा स्टेप जहां पे सेल्स पर्सन सीखता है, कस्टमर के बारे में जानता है सेल्स कॉल किए पहले, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच या फिर प्रेजेंटेशन। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, बेसिक सा आंसर इसका प्री अप्रोच नाम देंगे। ये चीजें प्री अप्रोच में आती हैं जहां पे आप कस्टमर के बारे में सीखने की, जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। चलो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 148। यहां पे रिटेल स्टोर के फॉर्मेट्स दे रखे हैं जिसको कि हमें मैच करना है उनके प्रोडक्ट असॉर्टमेंट से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिस्काउंट, स्पेशलिटी, कैटेगरी किलर एंड सुपरमार्केट। तो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर इजीली कर लोगे। यहाँ पे देखो डिस्काउंट क्या कहता है, डिस्काउंट क्या क्या होगा तुम खुद सोच के देखो, और कैटेगरी किलर का क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर इसके सही उत्तर की हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैच करके समझते हैं। डिस्काउंट कहता है ब्रॉड एंड सैलो, मतलब उनके जो प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट होगा, बाइफर्केशन होगा, या फिर तो मैं कहूँ कैटेगराइजेशन होगा, वो कैसा होगा बेसिकली वो हमें बताता है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट यहाँ पे। तो अगर डिस्काउंट की बात है, अगर रिटेल स्टोर का फॉर्मेट डिस्काउंट पे बेस्ड है, तो उसका जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट होना चाहिए वो ब्रॉड होना चाहिए एंड सैलो होना चाहिए। अगर बात करें स्पेशलिटी की, तो स्पेशलिटी में बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए और डीप होना चाहिए। समझते हैं जरा एक्सप्लेनेशन से इसको हम लोग। रिटेल फॉर्मेट में वेरी बाय प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, डिस्काउंट है तो ब्रॉड एंड सैलो डालो, स्पेशलिटी है तो वेरी नैरो एंड डीप, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक है। स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी क्या खासियत है, आपके दुकान की क्या खासियत है बेसिकली। तो आपके लिए स्पेशलिटी हो तो आपको बहुत जितना हो सके नैरो रहने की कोशिश करना होगा, आपके प्रोडक्ट को नैरो रखना है और डीप रखना है। कैटेगरी किलर, कैटेगरी किलर मतलब आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डोमिनेंट हो, अपने आपने अच्छा पोजीशन होल्ड कर रखा है, तो आपके लिए रहेगा नैरो रहिए और डीप रहिए। सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट मतलब आपके पास बहुत सारी वैरायटीज पड़ी हुई हैं, तो आप ब्रॉड के लिए जा सकते हो और डीप के लिए जा सकते हो। तो ये जो साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिखे हैं इसको पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ कंज्यूमर प्रमोशंस। बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो एमकॉम वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी इजिली आंसर कर जाएंगे। और सीयूटी पीजी खासकर एमकॉम की बात किया मैंने, और साथ ही साथ जो यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखेंगे तो वो तो आराम से उनके लिए हो जाएगा ये चीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी एन सी, ए बी एन सी। ये कोई प्रमोशनल टूल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर इज हाईएस्ट। बताइए किस सेगमेंटेशन में,
किस सेगमेंटेशन में कस्टमर के चॉइस वाले बिहेवियर, बेसिकली चॉइस बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उनका प्रेडिक्ट करना हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन होता है। साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, बिहेवियरल और जियो डेमोग्राफिक। बताइए जरा इसका आंसर। तो जिसका राइट आंसर होगा बिहेवियरल। कंज्यूमर चॉइस की बिहेवियर की बात हुई तो सर हम बिहेवियर की ही बात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 151 देखो, विच ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी इज सुटेबल फॉर कार्स एंड अप्लायंसेस। कौन सा एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी सुटेबल है कार्स के लिए और अप्लायंसेस के लिए? इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, हैबिचुअल स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी और सेटिस्फैक्शन स्ट्रेटजी। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्स के फीचर्स, फैसिलिटी, सारी चीजें बतानी होती हैं। सेम चीज अप्लायंसेस के केस में भी होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात की गई कि हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट जैसे कि कार हो गए या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या किसी भी टाइप के अप्लायंसेस हो गए, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना होता है। कस्टमर को बताना पड़ता है कस्टमर प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, क्या फायदे हैं, नुकसान, नुकसान तो जनरली कोई बताता नहीं है। कंपैरिजन करना होता है सो दैट वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। आपको परस्यूड करना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो आप कैसे बेचोगे ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें तो पोस्ट परचेज कंज्यूमर्स इनवेरिएबिलिटी एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस विच इज रिफर्ड टू। परचेज करने के बाद, कस्टमर में कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, इसको आप क्या बोलोगे? कस्टमर सोचता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, या प्रोडक्ट अगर मैंने परचेज किया तो ये डिसीजन लेना मेरा सही था, गलत था, तो ये आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनसर्टेनिटी, कि उसने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस ये कहलाता है हमारा। देख लो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, ये एक पोस्ट परचेज डिस्कंफर्ट है और अनसर्टेनिटी है, कंज्यूमर जो कि फील करता है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 153 के बारे में, जो कि बात करता है बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है हर वीडियो में मैं बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करता हूं, तो इसको एक बार खुद से देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 154 भी तुम्हारे लिए होमवर्क ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दिसंबर 23 के क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। अब देखो तुम्हारे लिए कुछ मैं होमवर्क्स भी देना चाहूंगा। जैसे देखो 10 क्वेश्चन बस हैं इसमें, तो मैं तुमसे ये चाहूंगा कि 10 क्वेश्चन तुम खुद से कर लो। ठीक है, बस 10 क्वेश्चन है दिसंबर 2023 के। चलो इस पे 2-4 क्वेश्चन हम लोग खुद कर लेते हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कंपनी यूजेस डैश व्हेन दे लैक फाइनेंशियल रिसोर्स टू कैरी आउट डायरेक्ट मार्केटिंग एंड व्हेन दे कैन अर्न मोर बाय डूइंग सो। कंपनी उस टाइम पे क्या यूज करेगी जब उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी हो? क्या वो इंटरमीडियरीज लाएगी, इंटरनेशनलाइजेशन करेगी, इन्फ्लुएंसर्स लाएगी, या इनोवेशंस करेगी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सर, इसका आंसर हो जाएगा इंटरमीडियरीज। आप खुद कैपेबल नहीं हो तो जो बिचौलिया होते हैं आप उनका इस्तेमाल। क्या आप इंटरनेशनलाइजेशन करने जाओगे? नहीं सर। इन्फ्लुएंसर्स को लाएगो, पैसा देना पड़ेगा। इनोवेशन करोगे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटरमीडियरीज। फिर वैसे ही अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 156 की, तो 156 यहां पे हमारा कह रहा है, प्लेस द फॉलोइंग सर्विस डिफरेंशिएशन इन ए लॉजिक सीक्वेंस। सर्विस डिफरेंशिएटर्स हैं यहां पे, आपको एक सीक्वेंस में डालना है। ठीक है, पहला है स्पीड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, दूसरा है मेंटेन एंड रिपेयर, तीसरा रिटर्न, चौथा इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, ईज ऑफ ऑर्डरिंग। अब यहां पे आपको क्या बोला, एक लॉजिकल सीक्वेंस में इसे क्या करो, अरेंज करो। तो सबसे पहले तो सर आसानी होना चाहिए ऑर्डर करने में, हमें ऑर्डर करेंगे तभी तो बाकी की चीजें होंगी। अब ऑर्डर हमने कर लिया, ठीक है, ऑर्डर हो गया। अब दूसरा क्या होना चाहिए सर, मतलब सामान हमारे टाइम पे पहुंचे, स्पीड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी लेंगे हम। अब डिलीवरी टाइम पे आ जाएगा तो उसको इंस्टॉल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर हमने इंस्टॉल किया तो उसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर भी होना चाहिए, है ना। और लास्ट अगर देखें तो रिटर्न्स की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, तो वही इसका आंसर है EADBC।
क्वेश्चन नंबर 157, इमोशनल अपील इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील बेस्ड ऑन 3 आइडियाज। इमोशनल अपील क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग अपील होता है, ये 3 एलिमेंट्स पे बेस्ड होता है, 3 सर्कमस्टांसेस पे, 3 आइडियाज पे बेस्ड होता है। बताना है वो कौन कौन से आइडियाज हैं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होगे रेशनल अपील, जैसे यहां पे बताया जा रहा भी है, rational appeals generally go unnoticed. Consumer watch all ads. It can capture attention and foster an attachment. Consumer ignore most of the ads and rational appeals generally gets noticed. तो आपको बताना है कि किन 3 आइडियाज पे बेस्ड होता है ये। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी ए एंड डी। सी ए एंड डी, ये 3 बेसिक सी चीजें होती हैं, ठीक है। हमारा जो इमोशनल अपील होता है 3 आइडियाज पे बेस्ड होता है। इमोशनल अपील क्यों करते हैं? क्योंकि रेशनल अपील को लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, और इमोशनल अपील लोगों के अटेंशन को कैप्चर करने में मदद करता है। साथ ही साथ और कस्टमर्स जो होते हैं ना, ज्यादातर एड्स को इग्नोर करते हैं। तो लोग, अगर तुम कुछ इमोशनल बनाओगे, ठीक है, तो लोग हो सकता है उससे अट्रैक्ट हो, अटैच हो। चाहे किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, लोग अगर जहां तक इसके इमोशन को टारगेट करते हैं तो उस फील्ड में वो एक मार्केट लीडर बनते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए तो जरूर बनते हैं। 158, dash is a marketing term for any design to promote, prompt an immediate response or encourage an immediate sale। इसको क्या बोलते हो? सीटीए बोलते हो? कॉल टू एक्शन? शायद कॉल टू एक्शन ही बोलते हैं। अ कॉल टू एक्शन एक मार्केटिंग टेक्निक है जो कि डिजाइन किया जाता है टू प्रमोट इमीडिएट कंज्यूमर रिस्पॉन्स, जैसे कि बाय नाउ, साइन अप, इनरोल नाउ। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन। चलो, यहां से तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर लेना और इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अपने 2024 और 25 को, और मार्केटिंग जैसे यूनिट को समाप्त कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किन पर्टिकुलर यूनिट पे अब तुम्हें टॉपिक वाइज चाहिए। सो एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।